हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज मैं एक और नया मेथड बताऊंगा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट को सॉल्व करने के लिए। दोस्तों ये मेथड है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और एग्जाम में दोस्तों इसका एक क्वेश्चन पक्का आता है, 100% आता है। और दोस्तों ये जो मेथड है बड़ा स्पीडी मेथड है, इससे फटाफट आप कोई भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों जनरली सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट जब अपन सॉल्व करते हैं तब उसका अपन सीएफ और पीआई दोनों निकालते हैं, लेकिन इस मेथड के अंदर केवल सीएफ से ही अपन कंप्लीट सॉल्यूशन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट का अपन निकाल देते हैं। यानी केवल अपन को निकालना है सीएफ, और सीएफ एक बार अपने पास आ जाएगा उसके बाद अपन मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगा के फटाफट कंप्लीट सॉल्यूशन पता कर लेंगे। दोस्तों मैं आपको याद दिला देता हूं, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy बाय dx प्लस qy इक्वल टू कैपिटल R, जहां पे p q और r क्या होते हैं, वेरिएबल कोएफिशिएंट होते हैं, यानी फंक्शंस होते हैं x के। तो दोस्तों अपने पास जैसे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो सबसे पहले दोस्तों अपन को क्या करना है, सीएफ निकालना है। क्या करना है अपन को, सीएफ निकालना है। और सीएफ निकालने के लिए दोस्तों जो अपन को सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देंगे वो या तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है, यानी PQR है वो कांस्टेंट हो सकता है। अगर दोस्तों वो कांस्टेंट हो गए तो अपन फटाफट क्या करेंगे, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट बन जाएगी, तो वहां से फटाफट अपन सीएफ निकाल देंगे। लेकिन दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम के अंदर हर बार आपको जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दे वहां पे PQR है वो कांस्टेंट ही हो, वो दोस्तों वेरिएबल कोएफिशिएंट भी हो सकते हैं। और अगर दोस्तों वो अगर वेरिएबल कोएफिशिएंट अगर हो गए तो आपको दोस्तों सीएफ निकालने के लिए दूसरा मेथड भी लगाना पड़ सकता है। जैसे कौन से मेथड, जैसे पार्ट ऑफ सीएफ, ये मेथड मैंने दोस्तों कराया हुआ, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेंगे। पार्ट ऑफ सीएफ अगर आपको पता हो तो कैसे कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं। इसके अलावा दोस्तों कोई दूसरा मेथड भी लग सकता है। अगर दोस्तों अगर ये जो कोएफिशिएंट है PQR अगर होमोजेनियस कोएफिशिएंट हो गए तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड लगाएंगे सीएफ पता करने के लिए। आपको याद होगा वहां पे x to z वेरिएबल एक्सचेंज करते हैं तब अपने पास z की टर्म में सीएफ निकलता है, उसको फिर वापस अपन x की टर्म में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अगर ये कोएफिशिएंट अगर दोस्तों होमोजेनियस हो गए x स्क्वायर x क्यूब यानी उतनी डिग्री का होगा जितना उसका ऑर्डर है, तो दोस्तों अपन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड लगाएंगे सीएफ पता करने के लिए। इसके ऊपर भी मैंने दोस्तों बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। इसके अलावा दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि अपन को दूसरे मेथड भी लगाने पड़ सकते हैं, जैसे रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया एक मेथड। और इसके अलावा दोस्तों अपन को रिड्यूसिबल टू नॉर्मल फॉर्म भी मेथड लगाना पड़ सकता है। कहने का मतलब ये है कि अपन को कुल मिला के सीएफ पता करना बहुत जरूरी है, तभी दोस्तों ये मेथड लग पाएगा, नहीं तो नहीं लग पाएगा। तो दोस्तों अपन को क्या करना पड़ता है इसके अंदर, अपन को सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी होती है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसके अंदर अपन को सीएफ निकालना पड़ता है। और सीएफ आपको पता है कैसे निकलता है, सीएफ जैसे आपके पास आता है तो वो हमेशा कांस्टेंट की टर्म में आता है। जैसे C1 के साथ एक फंक्शन अटैच होता है, जैसे C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x, तो अपन वहां पे क्या करेंगे, अपना जो सीएफ निकलेगा उसमें C1 के साथ जो अटैच फंक्शन होगा fx उसको अपन u मान लेंगे, और C2 के साथ जो अटैच फंक्शन होगा उसको क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। यहाँ पे दो कांस्टेंट ही आए हैं क्योंकि मैं सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन ही सॉल्व कर रहा हूं, तो दिखती बात है दो ही सॉल्यूशन, दो ही फंक्शन वहां पाएंगे, तो दो ही कांस्टेंट वहां पाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, C1 और C2 के जो नेबरहुड जो फंक्शंस आएंगे उसको अपन को क्या मान लेंगे, सबसे पहले u और v मान लेंगे। अब अपन को क्या करना है, अपन को पीआई वगैरह कुछ नहीं निकालना है, अपन को अब यहाँ पे यूज करना है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। और मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कैसे यूज करना है, इसका नाम है देखिए वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। पैरामीटर को अपन को क्या कराना है, वेरी कराना है। तो अपन क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है ना इनको ट्रीट करेंगे एज ए पैरामीटर, इसलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। क्यों बोलते हैं इसको मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट होते हैं C1 और C2 को उनको मान लेते हैं कि वो एक पैरामीटर यानी वेरिएबल चीज है, यानी फंक्शन मान लेते हैं, fx मान लेते हैं। तो अपन यहाँ पे C1 और C2 को ट्रीट करेंगे एज ए पैरामीटर, एज ए फंक्शन ट्रीट करेंगे, देयरफॉर दिस मेथड कॉल्ड द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। तो अपन क्या करेंगे, फटाफट C1 की जगह a लिख देंगे और C2 की जगह क्या लिख देंगे, b लिख देंगे। अब दोस्तों बड़ा सिंपल सा काम है, अब अपन को a और b निकालना है। a और b दोस्तों अपना निकल गया, तो a और b की वैल्यू वापस अपन यहाँ पे डाल देंगे और अपना दोस्तों आंसर आ जाएगा।
ये बहुत दोस्तों सिंपल मेथड है, बड़ा फास्ट मेथड है, बड़ा स्पीडी मेथड है। एग्जाम के अंदर इसका एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पक्का आता है, 100% आता है, और मेथड बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ए और बी निकालने के दोस्तों दो फॉर्मूले हैं। वैसे ए और बी निकालने के लिए दो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है, आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन वहां पे टाइम ज्यादा लगेगा। एग्जाम में आप ये जो मैंने दो इक्वेशन आपको दी है ए और बी निकालने की, यहां से अगर आप डायरेक्ट निकालोगे तो फटाफट ए और बी निकल जाएगा। नहीं तो बुक्स के अंदर ऐसा भी दे रखा है, दो इक्वेशन है, दोनों को साइमल्टेनियसली वो सॉल्व करता है, वहां से ए और बी निकलता है। वैसा भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां से और ए और बी अगर आप डायरेक्ट निकालोगे तो बड़ा फास्ट निकलेगा और गलती होने के भी चांस नहीं है। तो ए की वैल्यू क्या है, याद रखना भी बड़ा सिंपल है ए और बी को। ए की वैल्यू है दोस्तों नेगेटिव साइन इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट वी आर अपॉन यू वी डैश माइनस यू डैश वी डीएक्स प्लस सी3। और बी क्या है, बी है पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव इंटीग्रल ऑफ यू आर अपॉन यू वी डैश माइनस यू डैश वी डीएक्स प्लस सी4। कहने का मतलब है ए और बी को याद रखना। देखो कितना सिंपल है, ए और बी के दोनों के नीचे क्या आ रहा है, सेम ही चीज आ रही है। क्या आ रहा है, यू वी डैश माइनस यू डैश वी आ रहा है दोनों के नीचे, और ऊपर आर और आर सेम है। ए के ऊपर आता है वी और बी के ऊपर क्या आता है, यू आता है, और ए में होता है नेगेटिव साइन और बी में होता है पॉजिटिव साइन। और बाकी जो कांस्टेंट जो इंटीग्रेशन के बाद आते हैं C3 और C4 आएंगे, क्योंकि C1 और C2 मैंने पहले यूज कर लिए। तो याद रखना, देखो दोस्तों कितना सिंपल है, ए और बी को याद रखना सिंपल है। नीचे तो फिक्स है, क्या आएगा, यू वी डैश माइनस यू डैश वी, और ऊपर ए के ऊपर क्या आएगा, v, और b के ऊपर क्या आएगा, u, और r तो मेरा फिक्स सही है, और a के साथ आएगा नेगेटिव साइन और b के साथ क्या आएगा दोस्तों, पॉजिटिव साइन आएगा। तो दोस्तों ये इसका वर्किंग रूल है। इसके अंदर वर्किंग रूल में स्टेप नंबर 1 इसका क्या है, अपन को निकालना है CF। क्या निकालना है, अपन को CF निकालना है। और CF निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि हमेशा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट बने, वो तभी होगा जब p और q अपने कांस्टेंट हो, लेकिन हमेशा नहीं होता है। तो अगर p और q कांस्टेंट नहीं हुए, अगर वेरिएबल कोएफिशिएंट यानी फंक्शंस की फॉर्म में आ गए, अगर होमोजेनियस फंक्शन आ गए x2 x2, तो होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, उससे अपन CF निकाल लेंगे। उसका मेथड मैंने बता रखा है। अगर दोस्तों p और q अगर ऐसे फंक्शंस आ गए, ट्रिग्नोमेट्रिक आ गए, या फिर मतलब अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स आ गए, तो उस वाले केस में अपन पार्ट ऑफ CF वाला मेथड यूज कर लेंगे। याद है ना पार्ट ऑफ CF, जहां पर अपन कंडीशंस लगाते थे p + qx = 0, 1 + p + q = 0, 1 - p + q = 0। तो ये जब कंडीशंस होती थी तब अपन पार्ट ऑफ CF चूज करते थे। याद कीजिए, अगर p + q = 0 होता था तो पार्ट ऑफ CF क्या मानते थे, u = e⁻x मानते थे। आपको याद होगा, अगर 1 + p + q = 0 होता था, पार्ट ऑफ CF क्या मानते थे, p + qx = 0 होता था, पार्ट ऑफ CF मानते थे u = x मानते थे। और 1 + p + q = 0 होता था, पार्ट ऑफ CF मानते थे u = e⁻x, और 1 - p + q = 0 होता था, पार्ट ऑफ CF मानते थे u = e⁻x मानते थे। तो हो सकता है कि दोस्तों अपन को पार्ट ऑफ CF वाला मेथड भी लगाना पड़े, रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव भी लगाना पड़े, या फिर कोई दूसरा मेथड भी लगाना पड़े। तो कुल मिलाकर इंपॉर्टेंट इसमें बात ये है कि CF निकालना बहुत जरूरी है, और ये मेथड केवल CF का ही यूज करके सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन पता कर लेता है। एक बार CF पता चल जाता है, उसके बाद C1 और C2 को अपन पैरामीटर मान लेते हैं, यानी फंक्शंस मान लेते हैं। We will treat constant as a parameter. Therefore, this method is called variation of parameter. तो C1 और C2 को क्या मानेंगे, A और B, और C1 के साथ जो फंक्शन है उसका U मानेंगे, और C2 के साथ जो फंक्शन होगा उसको क्या मानेंगे, V मानेंगे। उसके बाद A और B के दो फॉर्मूले मैंने बताए हैं, बहुत सिंपल है फॉर्मूले। नीचे देखो सेम ही चीज है, R और R फिक्स है, A के साथ नेगेटिव साइन के साथ B आएगा, या पॉजिटिव साइन के साथ U आएगा। तो दोस्तों ये मेथड है, बहुत सिंपल है, एग्जाम में पक्का आता है इसका क्वेश्चन। तो अपन फटाफट एक क्वेश्चन लेते हैं, और पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं वो भी क्वेश्चन लूंगा जहां पे पार्ट ऑफ CF निकालने के लिए अपन पार्ट ऑफ CF वाला मेथड यूज करेंगे, या फिर कोई दूसरा मेथड यूज करेंगे। तो सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है d2y अपॉन dx² प्लस a² y = sec ax। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसलिए ये क्वेश्चन करा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन फ्रेंड्स रिपीट हुआ है।
मतलब एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो मुझे लगा कि क्वेश्चन कराना चाहिए और समझने के लिए शुरुआत में ये क्वेश्चन अच्छा है, एक बार आपको बेसिक समझ में आ जाएगा। तो अपन प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराएंगे। तो सबसे पहले देखने वाली बात ये है कि अपन को सबसे पहले इसका सीएफ निकालना बहुत जरूरी है। और ये क्वेश्चन बहुत देखते ही समझ में आ जाता है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट डी है। कैसे? मैं क्या कर सकता हूं, अगर डी बाय, आपको याद होगा डी बाय डीएक्स को क्या मानते हैं, कैपिटल डी मानते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू सेक ए एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं। तो दोस्तों ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, क्योंकि ए यहाँ पे क्या है, एक रियल नंबर है, क्या है, एक कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। तो दोस्तों ये क्या बन गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब उसका सीएफ कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूं। और वैसे उसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। एक एक मेथड मैंने बताया है, एक एक फॉर्मूला मैंने बताया है सीएफ और पीए के लिए। तो सबसे पहले सीएफ निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। डी की जगह क्या रखेंगे, एम। तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एम की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस आयोटा ए। तो दोस्तों सीएफ इसका क्या निकल जाएगा, सीएफ निकल जाएगा C1 cos ax प्लस C2 sin ax, इसका सीएफ निकल जाएगा। ये सीएफ कैसे निकला है, इसका एक फॉर्मूला लगता है, आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए दोस्तों, नहीं तो मैं बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए कि मैंने कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगाया है। अब देखिए दोस्तों सीएफ अपना मिल गया है, तो अपन को क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है। क्या लिखना, C1 की जगह तो A लिखना है, और इसको क्या मानना है, U, और C2 की जगह लिखना B, और इसको क्या मानना है, B मानना है। यानी अपन ने क्या किया, C1 के साथ फंक्शन क्या है, cos ax है, उसको अपन ने क्या मान लिया, U मान लिया। और C2 के साथ क्या फंक्शन है, sin ax है, उसको क्या मान लिया अपन ने, B मान लिया। अब दोस्तों बहुत ही काम आसान है, बहुत ही काम आसान है। अब बस A और B निकालना है। जैसे ही A और B निकलेगा काम खत्म। A और B की वैल्यू वापस बैक सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्वेश्चन अपना खत्म। तो देखिए A की वैल्यू निकालते हैं, तो A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A की वैल्यू के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, बाहर होता है नेगेटिव साइन, ऊपर क्या है दोस्तों, V है, और V की वैल्यू क्या है, sin ax है। तो sin ax इंटू R, R क्या है, R इस साइड होता है, sec ax अपॉन देखिए क्या है, uv डैश, U अपना क्या है, cos ax, U अपना क्या है, cos ax इंटू v डैश, यानी sin ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a cos ax। क्या होगा दोस्तों, a cos ax होगा। तो ये a बार आ गया और a cos ax हो गया। फिर है नेगेटिव साइन, फिर है u डैश v, यानी u का डिफरेंशिएशन, यानी cos ax का क्या होगा, cos ax का होगा माइनस a sin ax। तो ये प्लस हो जाएगा a sin ax, और मल्टीप्लाई करना v से, v क्या है, sin ax है। तो दोस्तों a यहां से कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आ गया, और अंदर बन गया cos स्क्वायर ax प्लस sin स्क्वायर ax। और देखिए इस sec ax को अगर इसके नीचे भेज दूं तो cos ax बन गई, क्या बन जाएगा, sin ax अपॉन cos ax tan ax बन जाएगा। और ये cos स्क्वायर ax प्लस sin स्क्वायर ax क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के अपने पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी इंटीग्रेशन 1 अपॉन a, तो बाहर है tan ax। और दोस्तों tan ax का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x होता है। क्या होता है, log sec x होता है। तो a की वैल्यू अपन को क्या मिल गई, a की वैल्यू मिल गई log sec x होता है। और ये a जो कोएफिशिएंट है वो भी डिवाइड होगा, इंटीग्रेशन में हमेशा जो कोएफिशिएंट होता है वो डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ a के a और आ जाएगा, तो 1 अपॉन a स्क्वायर log sec x प्लस अपना a के साथ क्या था, c3 था। तो दोस्तों देखो a मिल गया है, इसलिए मैंने कहा था फटाफट फॉर्मूले लगाओ और यहाँ से फटाफट आंसर मिलेगा। तो अपन को कितनी आसानी से दोस्तों a मिल गया है। अब अपन फटाफट b पता करेंगे। तो b पता करने के लिए देखिए, अब a अपन को ये पता है, नीचे वाली चीज तो फिक्स है, ये फॉर्मूला भी नीचे तो फिक्स है ना, uv डैश माइनस u डैश v, तो नीचे फिक्स है। तो नीचे अपना क्या फिक्स आ रहा है, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर x क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, नीचे a फिक्स आ रहा है। तो b में क्या फॉर्मूला बनेगा, b में बनेगा इंटीग्रेशन, नीचे a अपना फिक्स हो गया, नीचे a अपना फिक्स हो गया, ऊपर है u इंटू r। तो u अपना क्या है, u अपना है cos ax इंटू r अपना क्या है, sec ax। तो देखिए cos ax और sec ax आपस में उल्टे होते हैं, है ना, sec x इज 1 अपॉन cos x, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन a, और बाहर नेगेटिव नहीं, इसमें नेगेटिव साइन नहीं, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है। और 1 अपॉन a का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन a dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा x अपॉन a प्लस इसका कांस्टेंट c4। तो b की वैल्यू अपने पास क्या आ गई,
x अपॉन ए प्लस C4 और a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई -1 अपॉन ए स्क्वायर log sec x प्लस C3, a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई x अपॉन a प्लस C4 आ गई। दोस्तों ये a और b की जो वैल्यू है वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कहां पे, a और b की जगह, यहाँ पे a की जगह मैं वापस वैल्यू डाल दूंगा और b की जगह वापस डाल दूंगा, तो ये जो मेरा होगा ये मेरा कहलाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा ये, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कितनी आसानी से दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कितना टाइम लगा, बहुत कम समय लगा। तो आपको हमेशा क्या करना है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में, आपको हमेशा मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में पहले सीएफ निकालना है। सीएफ निकालने के लिए आपको कोई भी मेथड लगाना पड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर कांस्टेंट कोएफिशिएंट की इक्वेशन है तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा, होमोजेनियस है तो होमोजेनियस का मेथड लगाइए, पार्ट ऑफ सीएफ लगाना पड़ सकता है तो वो भी लगाइए, रिड्यूसिबल टू नॉर्मल फॉर्म है वो भी लग सकता है। तो एक बार अपना सीएफ निकल गया, उसके बाद ए और बी निकालना तो बहुत आसान है, मैंने सिंपल से फॉर्मूला बता दिए, कैसे याद करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। एक बार ए और बी की वैल्यू मिल जाए तो ए और बी की वैल्यू वापस यहाँ रख दीजिए और यू और बी की जगह वापस यू और बी रख दीजिए। यू तो cos ax है और बी अपना sin ax है और ए की वैल्यू अपन वापस यहाँ डाल देंगे, बी की वैल्यू वापस यहाँ डाल देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनल कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो दोस्तों मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इज वेरी इजी, इट इज स्पीडी मेथड। ये स्पीडी मेथड होता है, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट में। दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में वापस एक दो क्वेश्चन और लूंगा इसी टॉपिक के ऊपर, जहां पे सीएफ अपन देखेंगे कि दूसरे मेथड कौन कौन से लग सकते हैं निकालने के लिए, एग्जाम में वो भी क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, आपको पसंद आए तो अपने आप खुद लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनकी भी दोस्तों हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, अगर कोई भी डाउट वगैरह हो तो वो मैं बता सकता हूँ, वहाँ पर अपन डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।